Hello my dear students of Ethina Academy. Today I am going to teach you a new lesson from your Hindi grammar book. The lesson name is Apathita Gaidyansh. Apathita Gaidyansh and the lesson number is 16. So let's start. बच्चों, आज मैं तुम लोगों को यह लेसन सिखाने जा रही हूँ. लेसन नेम अपठित गद्यांश. अपठित गद्यांश. अनसीन पैसेजेस. अनसीन पैसेजेस. तो बच्चों, तुम लोगों को पता है अपठित गद्यांश किसे कहते हैं या अपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है? पहले से न पढ़े गए गद्य के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं. तो बच्चों, जो गद्य हम पहले से कभी पढ़े ही ना, तो उसे क्या कहते हैं? अपठित गद्यांश कहते हैं. बच्चों, पठित. पठित का मतलब है पढ़ा हुआ और अपठित. अपठित का मतलब है जिसको हम कभी नहीं पढ़ा हो. और यहाँ पर देखो बच्चों, गद्यांश. गद्यांश का मतलब है गद्य का अंश. गद्यांश हम किसको कहते हैं? गद्यांश क्या है? हम गद्यांश किसको कहते हैं? जैसे कोई कहानी, निबंध, लेख या उपन्यास का एक छोटा सा भाग, तो वही जो है उसी का एक हम छोटा सा अंश लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे गद्यांश कहते हैं. गद्यांश गद्य का अंश. अभी गद्य क्या है? कोई भी कहानी और निबंध का ज़्यादातर हम कहानी और निबंध का एक छोटा सा भाग लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? गद्यांश कहते हैं. बच्चों, अपठित गद्यांश में हमें कुछ गद्य देते हैं और गद्य के साथ मिलता हुआ कुछ प्रश्न देते हैं. वह सारे प्रश्न के उत्तर गद्य में हैं. हमें गद्य को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और मुख्य बातों को पेंसिल से निशान करना चाहिए. और बच्चों, गद्य में जो उत्तर दिए गए हैं वह सारे उत्तर को हमें लिखना चाहिए. तो बच्चों, यहाँ पर देखो, अपठित गद्यांश. अपठित का अर्थ होता है जो पहले कभी पढ़ा न गया हो, और गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश या भाग. तो बच्चों, अपठित का अर्थ क्या होता है? जो पहले से कभी न पढ़ा गया हो, और गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश या भाग. पहले से न पढ़े गए गद्य के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं. तो बच्चों, मैंने तुम लोगों को अभी कहा है अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? जो गद्य के अंश को हम पहले से कभी पढ़े ही ना हो, उसे क्या कहते हैं? अपठित गद्यांश कहते हैं. अब यहाँ पर देखो बच्चों, अपठित गद्यांश में विद्यार्थियों को एक गद्यांश दिया जाता है जिसे पढ़कर उन्हें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं. इसके अभ्यास से विद्यार्थियों की भाषा पर पकड़ मजबूत होती है तथा व्याकरण का ज्ञान भी बढ़ता है. तो बच्चों, अपठित गद्यांश में विद्यार्थियों को क्या दिया जाता है? गद्यांश. एक गद्यांश दिया जाता है जिसे पढ़कर उन्हें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना होता है. इसके अभ्यास से, अपठित गद्यांश के अभ्यास से विद्यार्थियों की भाषा पर पकड़ मजबूत होती है तथा व्याकरण का भी ज्ञान होता है, ज्ञान बढ़ता है. अपठित गद्यांश को हल करते समय कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है. तो बच्चों, अपठित गद्यांश को हल करने के लिए हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए. जैसे, पहले गद्यांश को ध्यान से 2-3 बार पढ़िए और उसका अर्थ समझिए.
तो बच्चों, हमें जब गद्यांश देते हैं तब गद्यांश को हमें 2-3 बार पढ़ना चाहिए और उसका अर्थ समझना चाहिए। उसमें आई मुख्य बातों पर पेंसिल से निशान लगाए। तो बच्चों, गद्यांश में पढ़ते समय हमें कुछ मुख्य बात मिलता है और उसे हमें क्या करना चाहिए? पेंसिल से निशान करना चाहिए। अब प्रश्नों को पढ़िए और गद्यांश में से ही उनके उत्तर लिखिए। तो बच्चों, मैंने पहले ही कहा है, हमें गद्यांश में कुछ प्रश्न भी दिए जाते हैं और हमें क्या करना चाहिए? गद्यांश को पहले पढ़ना चाहिए, मुख्य बातों को पेंसिल से निशान करना चाहिए, फिर हमें प्रश्नों को पढ़ना चाहिए और उनके उत्तर लिखना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखिए। प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी ही भाषा में लिखना है। उत्तर केवल 1-2 वाक्य में ही लिखना चाहिए। तो बच्चों, उत्तर हमें 1-2 वाक्य में ही लिखना चाहिए। पूछे जाने पर गद्यांश का एक उचित शीर्षक भी देना चाहिए। हमें जब पूछा जाता है तब हमें गद्यांश का एक उचित शीर्षक भी देना चाहिए। तो बच्चों, अपठित गद्यांश को हल करते समय क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है? गद्यांश को हमें 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, उसका अर्थ समझना चाहिए, मुख्य बातों पर पेंसिल से निशान करना चाहिए, फिर प्रश्नों को पढ़ना चाहिए और गद्यांश में से ही उनके उत्तर ढूंढना चाहिए और प्रश्नों के उत्तर अपनी ही भाषा में लिखना चाहिए। उत्तर केवल 1-2 वाक्य में ही हमें लिखना चाहिए और पूछे जाने पर हमें गद्यांश का एक उचित शीर्षक भी देना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ गद्यांश दिए गए हैं। अब मैं तुम लोगों को गद्यांश पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ पर देखो बच्चों, एक बार एक किसान का बैल गहरे गड्ढे में गिर गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। किसान उसे बाहर निकालने का उपाय सोचने लगा। अंत में उसने निर्णय लिया कि बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उसे गड्ढे में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी मिलकर गड्ढे में मिट्टी डालने लगे। जैसे ही बैल को यह सब समझ में आया, वह और जोर जोर से रभाने लगा और फिर अचानक चांद हो गया। सब लोग चुपचाप गड्ढे में मिट्टी डालते जा रहे थे। तभी किसान ने नीचे झांककर देखा तो वह चकित रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाली मिट्टी को वह बूढ़ा बैल हिला हिलाकर नीचे गिरा देता था और उस मिट्टी पर चढ़ जाता था। जल्दी ही वह गड्ढे के किनारे तक पहुंच गया और फिर अपनी हिम्मत और सूझबूझ के बल पर बाहर आने में सफल हो गया। बच्चों, इस गद्यांश में कहा गया है कि एक बार एक किसान का बैल गहरे गड्ढे में गिर गया। यहाँ पर बैल का मतलब है गाय, गड्ढे में गिर गया था। वह बैल बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा था। किसान उसे बाहर निकालने का उपाय सोचने लगा था। अंत में किसान ने निर्णय लिया कि बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उसे गड्ढे में ही दफनाना चाहिए। फिर किसान ने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया था। सभी मिलकर गड्ढे में मिट्टी डालने लगे थे। जैसे ही बैल को यह सब पता चला, वह जोर जोर से रभाने लगा, मतलब आवाज़ करने लगा था और फिर अचानक शांत हो गया। सब लोग
चुपचाप गड्ढे में मिट्टी डालते जा रहे थे। तभी किसान ने नीचे झांककर देखा तो वह चकित हो गया, क्योंकि वह जो बैल था वह अपने पीठ पर पड़ने वाली मिट्टी को वह हिला हिला कर नीचे गिरा देता था और उस मिट्टी पर चढ़ जाता था। जल्दी ही वह गड्ढे के किनारे तक पहुंच गया और फिर अपनी हिम्मत और सूझबूझ के बल पर बाहर आने में सफल हो गया था। बच्चों, इस गद्यांश से जुड़े हुए कुछ यहाँ पर प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। अब हम वह सारे प्रश्नों और उत्तर को पढ़ेंगे और साथ में ये सारे प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में कहाँ है वह सारे प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न, किसान का बैल कहाँ गिर गया? उत्तर, किसान का बैल गहरे गड्ढे में गिर गया। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर कहाँ पर है? यहाँ पर देखो, एक बार एक किसान का बैल गहरे गड्ढे में गिर गया। तो यहाँ पर क्या पूछा प्रश्न? किसान का बैल कहाँ गिर गया? तो यहाँ पर देखो, किसान का बैल गहरे गड्ढे में गिर गया। तो यहाँ पर हम ऐसे ही निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न, बैल का रवाना चुनकर किसान ने क्या निर्णय लिया? बैल का रवाना चुनकर किसान ने यह निर्णय लिया कि बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उसे गड्ढे में ही दफना देना चाहिए। तो इस प्रश्न के उत्तर यहाँ पर है। अंत में उसने निर्णय लिया कि बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उसे गड्ढे में ही दफना देना चाहिए। तो किसान ने क्या निर्णय लिया? बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उसे गड्ढे में ही दफना देना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न, किसान के पड़ोसियों ने उसकी मदद किस प्रकार की? उत्तर, किसान के पड़ोसियों ने मिलकर गड्ढे में मिट्टी डालकर उसकी मदद की। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर यहाँ पर है। सभी मिलकर गड्ढे में मिट्टी डालने लगे। तो सभी पड़ोसी मिलकर गड्ढे में मिट्टी डालकर क्या करने लगे? किसान की मदद करने लगे। तो यहाँ पर गड्ढे में मिट्टी डालकर किसान के मदद की। बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उन सब प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में ही लिखी गई है, क्योंकि जब हमें गद्यांश से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर हम लोग लिखते हैं तब हमें अपनी ही भाषा में लिखना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर अपनी ही भाषा में लिखा गया है। बच्चों, अब चौथा प्रश्न, किसान चकित क्यों रह गया? उत्तर, किसान चकित इसलिए रह गया क्योंकि उसने देखा कि बैल अपनी सूझबूझ और हिम्मत से गड्ढे से बाहर निकलने में सफल हो गया था। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर यहाँ पर है। किसान चकित इसलिए रह गया क्योंकि वह बैल हिम्मत और सूझबूझ के बल पर बाहर आने में सफल हो गया था। अब पांचवा प्रश्न, गद्यांश में से ढूंढकर विलोम शब्द लिखिए। असफल जवान। उत्तर, सफल बूढ़ा।
असफल का विलोम शब्द है सफल और जवान, जवान का विलोम शब्द है बूढ़ा। तो असफल, यहाँ पर देखा ना सफल, सफल गद्यांश में यहाँ पर देखो सफल, सफल शब्द है। असफल का विपरीत शब्द सफल है। और जवान, यहाँ पर देखो बूढ़ा, बूढ़ा। जवान का विलोम शब्द है बूढ़ा। बच्चों, इस गद्यांश से जुड़े हुए जो प्रश्न हमें दिए गए हैं उन सब प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, पेंसिल की कहानी बहुत पुरानी नहीं है। करीब 600 वर्ष पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। इनका कोई टुकड़ा लेकर कागज या पत्थर पर लिखा जाता तो निशान या लकीरें बन जाती। इसके कोई 150 साल बाद इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टान मिली। पहले गैरीयों को इनका पता चला। वे ग्रेफाइट की चट्टान का टुकड़ा लेकर अपनी भेड़ों पर निशान लगा देते। इससे उन भेड़ों की अलग से पहचान हो जाती थी। फ्रांस के निकोलस जेटकांते और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हडर्टमुथ ने सबसे पहले पेंसिल बनाने में कामयाबी हासिल की। अब तो इतनी सुंदर पेंसिलें बनती है कि बच्चे उन्हें पाने के लिए मसल उठते हैं। अब पेंसिलों पर सुंदर सुंदर बच्चों के हंसते खेलते चित्र होते हैं। कुछ पर पक्षियों और जानवरों के भी चित्र होते हैं। वे इतनी रंग बिरंगी होती है कि उन्हें हाथ में लिए बगैर चैन ही नहीं पड़ता। तो बच्चों, इस गद्यांश में कहा गया है कि पेंसिल की कहानी बहुत पुरानी नहीं है। करीब 600 वर्ष पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। इनका कोई टुकड़ा लेकर कागज या पत्थर पर लिखा जाता तो निशान या लकीरें बन जाती है। तो बच्चों, हम जब पेंसिल से लिखते हैं तब क्या होता है? लकीरें या निशान बन जाता है ना? बन जाती है। इसके कोई 150 साल बाद इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टान मिली। पहले गैरीयों को इनका पता चला। वे ग्रेफाइट की चट्टान का टुकड़ा लेकर अपनी भेड़ों पर निशान लगा देते। तो बच्चों, पहले गैरीयों को पता चला था। तब उन लोगों ने क्या किया था? ग्रेफाइट की चट्टान का टुकड़ा लेकर अपनी भेड़ों पर निशान लगा देता था। इससे उन भेड़ों की अलग से पहचान हो जाती थी। फ्रांस के निकोलस जेटकांते और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हडर्टमुथ ने सबसे पहले पेंसिल बनाने में कामयाबी हासिल की थी। अब तो बच्चों इतनी सुंदर सुंदर पेंसिलें बनती है कि बच्चे उन्हें पाने के लिए मसल उठते हैं। पेंसिलों में सुंदर सुंदर बच्चों के हंसते खेलते चित्र होते हैं। पंछियों और जानवरों के भी चित्र होते हैं। वे इतनी रंग बिरंगी होती है कि उन्हें हाथ में लिए बगैर चैन ही नहीं पड़ता है। बच्चों, इस गद्यांश से जुड़े हुए यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न, करीब 600 वर्ष पहले जर्मनी में किसकी चट्टानें मिली थी? उत्तर, जर्मनी में 600 वर्ष पहले ग्रेफाइट की चट्टानें मिली थी। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर गद्यांश में कहाँ पर है अब हम ढूंढेंगे। तो कहाँ पर है? यहाँ पर।
करीब 600 वर्ष पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। किसकी चट्टानें मिली? चट्टानें मिली जर्मनी में पहले ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। अब दूसरा प्रश्न, ग्रेफाइट के टुकड़े से कागज या पत्थर पर लिखने से क्या बन जाता था? उत्तर, ग्रेफाइट के टुकड़े से कागज या पत्थर पर लिखने से लकीरें बन जाती थी। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर कहाँ पर है गद्यांश में? यहाँ पर क्या बन जाती थी? ग्रेफाइट के कोई टुकड़ा लेकर कागज या पत्थर पर लिखा जाता तो क्या बन जाती थी? निशान या लकीरें बन जाती थी। तो यहाँ पर निशान या लकीरें बन जाती। यहाँ पर हम क्या करेंगे? मुख्य बातों को पेंसिल से निशान लगाएंगे। अब तीसरा प्रश्न, ग्रेफाइट की शुद्ध चट्टान सबसे पहले कहाँ मिली? उत्तर, ग्रेफाइट की शुद्ध चट्टान सबसे पहले इंग्लैंड में मिली। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर गद्यांश में कहाँ पर है? यहाँ पर है। इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टान मिली। यहाँ पर हम पेंसिल से निशान लगाएंगे। अब चौथा प्रश्न, गरीये ग्रेफाइट से क्या करते थे? उत्तर, गरीये ग्रेफाइट के टुकड़े से फेरों पर निशान लगाते थे। बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर गद्यांश में कहाँ पर है? यहाँ पर है। वे ग्रेफाइट की चट्टान का टुकड़ा लेकर अपनी फेरों पर निशान लगा देते। तो बच्चों, क्या करते? गरीयों अपनी फेरों पर निशान लगा देते। गरीये चट्टान का टुकड़ा लेकर अपनी फेरों पर निशान लगा देते थे। अब पांचवा प्रश्न, सबसे पहले पेंसिल बनाने में किसने कामयाबी हासिल की? उत्तर, सबसे पहले फ्रांस के निकोलस जेटकांते और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हर्डर्ट-मूथ पेंसिल बनाने में सफल हुए। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर यहाँ पर है। फ्रांस के निकोलस जेटकांते और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हर्डर्ट-मूथ ने सबसे पहले पेंसिल बनाने में कामयाबी हासिल की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पेंसिल से निशान लगाएंगे। जब तुम लोग भी गद्यांश पढ़ोगे तब तुम लोग भी गद्यांश से जुड़े हुए मुख्य बातों पर क्या करना? पेंसिल से निशान करना। तो बच्चों, अब तुम लोग इस लेसन को अपने घर में पढ़ो और पढ़ने के बाद कुछ डिफ़िकल्टी पाते हो तो मुझे फ़ोन करो।